नमस्कार। आज हम प्रेमचंद घर में जीवनी पढ़ेंगे जो प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी जी ने लिखी है। इस जीवनी को हम पूरा ना पढ़कर आज हम सिर्फ इसकी भूमिका को देखेंगे। लेखिका शिवरानी देवी प्रेमचंद, श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी। इस पुस्तक में श्रद्धांजलि नाम से भी एक लेख है। श्रद्धांजलि। स्वर्गीय प्रेमचंद जी के घर पर 2 दिन रहने का सौभाग्य मुझे आज से 23 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था और तभी मैंने इस महत्वपूर्ण पुस्तक की लेखिका के दर्शन भी किए थे। उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उसका अंतिम वाक्य था, प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर है और यद्यपि प्रेमचंद जी काफी गतिशील हैं, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कट गया है बच्चों, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना, ये अविचलित होगा, अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा है। श्रीमती शिवरानी देवी जी के ग्रंथ को पढ़ते हुए वे पुरानी स्मृतियां आगृत हो गई। प्रेमचंद जी के प्रथम दर्शन मैंने 1924 में लखनऊ में किए थे और पत्र व्यवहार तो उनके स्वर्गवास से कुछ महीने पहले तक होता रहा था। अपने उस जनवरी सन 32 वाले लेख में मैंने लिखा था, प्रेमचंद जी के सिवा भारत की सीमा उल्लंघन करने की क्षमता रखने वाला कोई दूसरा हिंदी कलाकार इस समय हिंदी जगत में विद्यमान नहीं है। और आज भी जबकि उनकी रचनाएं अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त कर चुकी हैं, मुझे वही वाक्य दोहराना पड़ता है। भले ही कुछ मन चले लेखक अपने को प्रेमचंद या गोरकी के मुकाबले समझे, पर अहम मान्यता ही है, प्रेमचंद अद्वितीय थे और चिरकाल तक अद्वितीय ही रहेंगे। वैसे हिंदी माता एक से एक योग्य सपूत को जन्म देती रही है और भविष्य में भी वो गोद सूनी न होगी, पर प्रेमचंद अपने ढंग के निराले थे और उनसे इस निरालेपन को कोई छीन नहीं सकता, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। प्रेमचंद जी जैसे उच्च कोटि के कलाकार के गृह जीवन की झांकियां झांकने के लिए पाठकों की इच्छा होना सर्वथा स्वाभाविक है और निसंदेह जगत के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि श्रीमती शिवरानी देवी ने झांकियों को बड़ी स्पष्टता, सहृदयता तथा ईमानदारी के साथ दिखलाया। एक बात इस ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय से बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो जाती है, वो ये है कि शिवरानी जी का अपना अलग व्यक्तित्व है, विचार करने का और उन विचारों को प्रकट करने का साहस मौजूद रहा है। इस पुस्तक में यद्यपि जगह जगह पर उनकी पति के प्रति उदाहरण विद्यमान है, तथापि प्रेमचंद जी से मतभेद होने की भी कई मिसालें उन्होंने दी हैं और उनके कारण स्वयं उनका और पुस्तक का भी गौरव बहुत बढ़ गया है। चित्र में जिस प्रकार प्रकाश और छाया भाग का उचित सम्मिश्रण आवश्यक है, उसी प्रकार चरित्र चित्रण में खूबियों के साथ साथ कमजोरियों का भी जिक्र आना जरूरी है। इस ग्रंथ में लेखिका ने अपनी सहज स्वाभाविकता के साथ प्रेमचंद जी की त्रुटियों का उल्लेख कर दिया है। प्रेमचंद जी की एक उपपत्नी या रखेल का जिक्र ऐसे प्रसंग में किया है कि कोई भी सहृदय पाठक प्रेमचंद जी को अपराधी कह सकता और न उन पर जज बनकर बैठ सकता है। अपनी अंतिम बीमारी के दिनों में वे मानो अपनी सती साध्वी पत्नी से क्षमा याचना कर रहे थे। इस पुस्तक के कई प्रसंग इतने महत्वपूर्ण बन पड़े हैं कि उन्हें स्वतंत्र पाठ के रूप में पाठ्य पुस्तकों में उद्धृत किया जाना चाहिए। अभी उस दिन सुप्रसिद्ध रूसी पत्र प्रबदा के भारतीय संवाददाता को हमने इसी पुस्तक से गोरकी विषय अध्याय अंग्रेजी में अनुवाद करके सुनाया। उसे पढ़ते हुए स्वयं हमारा गला भर आया और नेत्र सजल हो गए, जबकि इस प्रकार की घटना हमारे साथ बहुत ही कम घटती है। श्रीमती शिवरानी देवी ने लिखा है, गोरकी के मरने की चर्चा वे कई दिनों तक करते रहे।
जब जब गोरकी के विषय में बातें करते तब तब उनके हृदय में एक प्रकार का दर्द सा उठता दिखाई पड़ता। गोरकी के प्रति उनके हृदय में आशीष श्रद्धा थी, वही उनका अंतिम भाषण था। गोरकी का कोई समकक्ष लेखक उनकी निगाह में नहीं आता। प्रेमचंद जी की अंतर्राष्ट्रीयता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है। ये भी एक दैवी दुर्घटना ही थी कि गोरकी और प्रेमचंद दोनों ही 4 महीने के अंतर से उसी वर्ष स्वर्गवासी हुए। पर गोरकी का सम्मान उनके देश ने बहुत किया, जबकि हम लोग प्रेमचंद जी का यथोचित सम्मान न तो उनके जीवन में ही कर सके और न उनके स्वर्गवास के बाद इन 20 वर्षों में। प्रेमचंद जी का कोई अच्छा स्मारक हमारे यहाँ विद्यमान नहीं। प्रेमचंद जी के पास गुट भाइयों की भीड़ लगी रहती थी और दिन भर वे अपना साहित्यिक कार्य भी नहीं कर पाते थे। रात को उठकर उन्हें काम करना पड़ता था। जब भी शिवरानी देवी ने इसकी आलोचना की तो उन्होंने कहा, फिर वे बेचारे कहाँ जाएं। शुरू शुरू में कुछ लिखना चाहते हैं, वे लोग बिना पतवार की नाव की तरह हैं। उन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए वे इतनी दूर से मेरे पास आते हैं। अगर मैं उनसे बातें ना करूं तो कहाँ जाएंगे। फिर ये भी तो है कि कुछ दिनों में इन्हीं के हाथ तो साहित्य की बागडोर जावेगी। उनको ठीक ठीक रास्ते पर ले जाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का पालन ठीक ठिकाने से ना करूं तो मेरा ही दोष होगा। तब हम उन्हें असाहित्यिक, कुसंस्कारी आदि कहने का अधिकार नहीं रखते। फिर जो गुण जिसे आता है उसे सबको सिखाना चाहिए। प्रतिष्ठित लेखकों के लिए प्रेमचंद जी के इन वाक्यों में एक संदेश है। यदि प्रेमचंद जी के जीवन पर कभी कोई फिल्म बनाई जाए, और हमें दृढ़ विश्वास है कि कभी न कभी ये जरूर बनेगी, तो इस पुस्तक में कई घटनाएं ऐसी मिलेंगी जो बड़े प्रभावशाली ढंग पर चित्रित की जा सकती हैं। हंस के प्रेमचंद अंक में 25 जून 1936 की जो हृदय भेदक डायरी उन्होंने दी थी, उसकी याद करके अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी क्या हो रही है, रात भर नींद नहीं आ रही, फिर भी रोशनी करके मंगलसूत्र के पृष्ठ पर पृष्ठ लिखे जा रहे हैं। भय के मारे शिवरानी रोकती है तो कभी कभी रुक जाते हैं और अनेक बार मना करने पर भी नहीं रुकते। शिवरानी जी उनकी खाट के आसपास चक्कर काटती है और उनका सिर सहला देती है। युग युगांतर तक ये चित्र कलाकारों को प्रोत्साहित करता रहेगा। प्रेमचंद जी तथा शिवरानी देवी जी के वार्तालाप इतने स्वाभाविक ढंग से लिखे गए हैं कि वे किसी भी पाठक पर अपना प्रभाव डाले बिना न रहेंगे। इन वार्तालापों से जहां प्रेमचंद जी का सहृदय पूर्ण रूप प्रकट होता है, वहां शिवरानी जी का अपना अक्खड़पन भी कम आकर्षक नहीं। ये बात इस पुस्तक के पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है कि शिवरानी जी प्रेमचंद जी की पूरक थी। उनकी कोरम कोर छाया प्रतिबिंब नहीं। तर्क में वे प्रेमचंद जी से कभी कभी 21 ही बैठती हैं, 19 नहीं। जहां जहां प्रेमचंद जी की पहली पत्नी के बारे में वाद विवाद हुआ है, पाठकों का समर्थन शिवरानी जी को ही मिलेगा। इस पुस्तक में उन्होंने स्त्रियों की वकालत इस योग्यता से की है कि उनके सफल वकील होने में किसी को शक नहीं हो सकता। राज्यसभा तथा विधानसभाओं में जो महिलाएं गई हुई हैं, उनमें से कितनों ही के दर्शन करने का अवसर हमें मिला है। उनमें अनेक ऐसी हैं जो शिवरानी जी के चरण स्पर्श करने की योग्यता नहीं रखती। और फिर शिवरानी जी ने तो स्वाधीनता संग्राम में भाग भी लिया था और वे जेल भी गई थी। एक योद्धा अर्थात श्रीमती प्रेमचंद को बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप उनकी पुस्तक की आलोचना कर सकें। साहित्य जगत में उन्हें अभी तक बहुत कम इंसाफ मिला है। संभवतः इसका कारण ये है कि उन पर मेरे व्यक्तित्व की छाया पड़ जाती है, और ये भी मुमकिन है कि कुछ अक्लमंदों की निगाह में मैं ही उनकी रचनाओं का असली लेखक हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उन कहानियों के साहित्यिक साज श्रृंगार में मैंने मदद दी है, पर कहानियों की कल्पना श्रीमती प्रेमचंद की है और उसे पूरी तौर पर रूप भी उन्हीं ने दिया है। एक योद्धा स्त्री उनकी प्रत्येक पंक्ति में बोल रही है। मेरे जैसा शांतिमय स्वभाव वाला आदमी इस प्रकार के अक्खरपन से भरे जोरदार स्त्री जाति संबंधी प्लाटों को कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रेमचंद घर में पुस्तक में भी श्रीमती शिवरानी जी का ये रूप निरंतर सामने आता रहता है। जनवरी सन
1932 में हमने विशाल भारत में लिखा था। हिंदी वालों के लिए सचमुच कलंक की बात है कि उनके सर्वश्रेष्ठ कलाकार को आर्थिक संकट बना रहता है। संभवतः इसमें कुछ दोष प्रेमचंद जी का भी है, जो अपनी प्रबंध शक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं और जिनके व्यक्तित्व का वो लोह दृढ़ता भी नहीं, साधारण कोटि के आदमियों के शिकार से बनने से बचा सके। कुछ भी हो, पर हिंदी जनता अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकती। हमें इस बात की आशंका है कि आगे चलकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक को कहीं ये न लिखना पड़े, देव ने हिंदी वालों को एक उत्तम कलाकार दिया था जिसका उचित सम्मान वे अपनी मूर्खतावश न कर सके। आज 23 वर्ष बाद हम फिर अपनी उस बात को दोहरा रहे हैं। प्रेमचंद के जीवन काल में हम उनका कुछ भी सम्मान न कर सके, क्या अब 20 वर्ष बाद भी उनकी स्मृति में किसी महान साहित्यिक यज्ञ का सूत्रपात नहीं कर सकते? अंत में एक बात और, इस पुस्तक की लेखिका शिवरानी जी प्रेमचंद जी की अर्धांगिनी है और इसीलिए सम्मान की अधिकारी है, पर स्वाधीनता संग्राम की एक सिपाहीन के नाते भी वे हम सबके लिए वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी। तो अर्थात इस पुस्तक में जो श्रद्धांजलि लिखी है, श्रद्धांजलि का जो लेख लिखा है वो बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से भी आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। 2 शब्द नाम से शिवरानी देवी जी ने अपनी इस पुस्तक में भूमिका लिखी है। पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा करने से होता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है जैसा कि अधिकांश जीवनियों का होता है। इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे, पर इन संस्मरणों का साहित्यिक मूल भी इस दृष्टि से है कि इनसे उन महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। मानवता की दृष्टि से भी वो व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। और ये बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे और अब हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला था। दुख में और सुख में मैं हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पकड़कर ही होती है और चूंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए, और इसलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाज लगाने का मौका मिला। उनके और उनके असंख्य प्रेमियों के प्रति ये मेरी बेवफाई होती अगर मैं उनकी मानवता का थोड़ा सा परिचय न देती। मेरा विश्वास है कि ये पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी, क्योंकि उनकी आदमियत की छाप उनकी एक एक पंक्ति और एक एक शब्द पर है। पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात अधिक से अधिक ध्यान रखा है और वो है ईमानदारी, सच्चाई। घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई मैं उन्हें लिखती गई हूँ। उन्हें सजाने का मुझे ना तो अवकाश था और न साहस। इसलिए हो सकता है कहीं कहीं पहले की घटनाएं बाद में और बाद की घटनाएं पहले आ गई हों। ये भी हो सकता है कि अनजाने ही मैंने किसी घटना का जिक्र 2 बार कर दिया हो। ऐसी भूलों को पाठक क्षमा करेंगे। साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने किसी बात को बढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं की। 30 साल से ऊपर तक जिंदगी के हर दुख और सुख में उनकी साथी होने के नाते मैं जानती हूँ कि अगर उनके गुणों का बखान करने में मैं तिल का ताड़ भी बनाती तो भी उनके चरित्र की विशालता का पूरा परिचय न मिल पाता। पर मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए ज्यों की त्यों कह दी हैं। शिवरानी देवी, प्रेमचंद। पुस्तक में कुछ एक के बाद एक शीर्षक से अध्याय लिखे गए हैं, जैसे बचपन, गोरखपुर कजाकी, बड़े बाबू, 5 रुपए का गुड़, विवाह, चुनारगढ़, इलाहाबाद, शिवरानी देवी, कानपुर का जीवन, महोबा, महोबा 2, उनकी बहन और वो, 1905, सन 20, गांधी जी नौकरी से इस्तीफा, लम्ही कानपुर, कानपुर, सेवा भाव, बूढ़ी 9, जेठ जी बनारस में बच्चे की सेवा, बस्ती में से इलाहाबाद, रेल में, गांव में, महाराजा साहब अलवर,
इस चैप्टर में जो है महाराजा साहब से एक ऑफर आया था कि वहां आकर वो लेखनी का कार्य करें और उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन प्रेमचंद ने अस्वीकार कर दिया था। प्रेस के कार्याधिक्य, साहस, जब बन्नू खो गया था, कहारी का छोटा बच्चा, मैंने सब जीजा को दे दिए, गल्प सम्मेलन, रायबरेली, मोटेराम शास्त्री। मोटेराम शास्त्री ने जो है वो मुकदमा कर दिया था प्रेमचंद जी पर, क्योंकि उन्होंने मोटेराम शास्त्री के नाम से एक कहानी लिखी थी जिसमें कुछ ऐसा था जो उन्हें पसंद नहीं आया। कुआं बनवाया, बहनोई, लखनऊ, महात्मा जी के दर्शन, बेटी की शादी, लखनऊ की होली, दरवाजे का भय, लखनऊ की आतिशबाजी, होली, डेढ़े दर्जे में, राय साहिबी का भी ऑफर आया था जहां तक है प्रेमचंद को, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया था। बाकी हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे ही। लखनऊ महिला आश्रम, स्त्री और पुरुष, मेरे जेल जाने के पहले की परिस्थिति, लखनऊ, हार, नमक कानून, जेल में, सी क्लास आंदोलन, दिल्ली होली, लखनऊ, विश्वामित्र का जेल, बड़े चचेरे भाई साहब का देहांत, आज का लेख, अक्टूबर 1932 धनतेरस, एन होली के पहले गांव जाते हैं, प्रेस में हड़ताल, फरवरी 1933, शारदा बिल, काशी विश्वविद्यालय में जलसा, मद्रास भ्रमण, जैलेंद्र की मां गुजर गई, गांव में आखिरी बार आना। पाठकों, अभी हमने प्रेमचंद घर में श्रद्धांजलि का लेख पढ़ा और 2 शब्द जो शिवरानी देवी जी ने इस पुस्तक के विषय में लिखा वो पढ़ा। अब इस पुस्तक को पूरा आप मेरे माध्यम से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये आप खुद बताएंगे। अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि इस पुस्तक को मैं आगे लेकर आऊं, इस पुस्तक का सारांश या विस्तार पूर्वक पुस्तक का वाचन या जैसा भी हो आप मुझे बताएंगे, उसके हिसाब से इस पुस्तक को आगे पढ़ा जाएगा। और अगर आप ऐसा कोई कमेंट नहीं करते हैं तो ये भूमिका मैंने दे दी है, आप खुद पढ़ना चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा कि भविष्य में जो पुस्तक विस्तार पूर्वक पढ़ाई जाएगी आपको उस टेलीग्राम के चैनल पे जाके मिल जाएगी और यहाँ पर आपको इसी पुस्तक का सारांश अर्थात किताब के जो मुख्य बिंदु होंगे वो पढ़ने को मिल जाएंगे। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।